भूगोल, ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। सबसे पहले है सौरमंडल। ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में अनेक सौर मंडल होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो खगोलीय पिंडों से संबंधित है खगोल विज्ञान कहलाती है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड के अस्तित्व को लेकर अनेक विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। पहला महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व मतलब 13.8 मिलियन ईयर एगो ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हुआ हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग विस्फोट के नाम से जाना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत की उत्पत्ति 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा की गई थी और 1931 में यह प्रकाशित हुई थी। अब दूसरा है इसकी थ्योरी है स्टेट थ्योरी मतलब स्थिर अवस्था सिद्धांत। इसे फ्रेड होयल, हार्मन बार्डी और थॉमस गोल्ड ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन इसके औसत गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। आकाशगंगा सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह होती है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बनी रहती है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे दूध मेखला है, जो महाविस्फोट सिद्धांत के बाद बनी थी। देवयानी या मतलब एंड्रोमेडा आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक है। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.8 अरब साल पहले शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई जब गैस और धूल का एक बादल संकुचित हुआ, जिससे एक सौर निहारिका बना। निहारिका मतलब निबुला, जो गैसों का एक गोला होता है। गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को केंद्र की ओर खींच लिया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ, जबकि बाकी पदार्थ एक घूर्णनशील वलय में समतल हो गया। धूल और गैस ने ग्रहाणुओं का रूप लिया, जो मिलकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। सूर्य केंद्र में बना और ग्रह पतले वलय में इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत है। ब्रह्मांड सौरमंडल की उत्पत्ति का ग्रहाणु सिद्धांत। इसे 1905 में थॉमस क्राउर चैम्बरलिन और खगोल शास्त्री फॉरेस्ट रे मोल्टन ने प्रस्तुत किया था। निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। इसे सबसे पहले इमैनुअल कांट ने 1755 में प्रस्तुत किया और फिर 1796 में पियरे साइमन लाप्लास ने स्वतंत्र रूप से इसे विस्तारित किया था। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह शामिल हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और यह पृथ्वी का सबसे चमकदार और निकटतम तारा है। यह हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86 भाग है। कोपरनिकस सिद्धांत 1543 में आया था, जिसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। इसने भविष्यवाणी की थी कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। खगोलीय पिंड वे वस्तुएं होती हैं जो अंतरिक्ष में स्थित होती हैं और रात में आकाश में चमकती हैं, जैसे ग्रह, तारे, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और आकाशगंगाएं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है दीप्त वस्तुएं। वे आकाशीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए तारे। दूसरा अदीप्त वस्तुएं। वे आकाशीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, उदाहरण चंद्रमा, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उल्काएं, उल्का और उल्कापिंड। धूमकेतु, कॉमेट।
धूमकेतु एक बड़े बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये धूल, चट्टान और जमे हुए गैसों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन से बने होते हैं। हैली धूमकेतु ये हर 76 साल में दिखाई देता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था और इसके बाद 261 में फिर से लौटने की संभावना है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड यह एक चट्टानी, धातु युक्त और बर्फीला पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उल्कापिंड मेटियोराइट उल्कापिंड एक छोटा चट्टानी या धातु युक्त अंतरिक्ष पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं जो धूल के कणों से लेकर 1 मीटर चौड़े पिंडों तक हो सकते हैं। उल्का मीटियर जब एक उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो यह जलकर एक रोशनी की लकीर छोड़ता है जिसे उल्का या टूटता तारा कहा जाता है। उल्का बौछार क्या होता है? उल्का बौछार नाम क्वाड्रियाड्स जनवरी के पहले दिसंबर में दिखाई देता है। उल्का पतित मेटियोराइट यदि कोई उल्कापिंड मेटियोराइट वायुमंडल से गुजरते हुए बच जाता है और पृथ्वी की सतह से टकराता है तो उसे उल्का पतित या मेटियोराइट कहा जाता है। तारामंडल एक तारामंडल तारों का एक समूह होता है जो रात के आकाश में एक विशेष आकृति या आकार बनाने के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक तारामंडल एक तारापुंज बनाता है जो तारे का एक समूह होता है जो रात के आकाश में किसी विशेष आकृति का निर्माण करता है। उर्सा मेजर तारामंडल इसे महान भालू या ग्रेट बियर और सप्तऋषि जो भारत में कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर आकाश में स्थित एक तारामंडल है। उर्सा मेजर में बिग डिपर तारामंडल दिखाई देता है। शमिष्ठा या कैसियोपिया यह एक डब्लू आकार का तारामंडल है। कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा सिडार है जिसे अल्फा कैसियोपिया कहा जाता है। सिग्नस एक प्रमुख उत्तरी तारामंडल है जो अपनी विशिष्ट क्रॉस आकृति के लिए जाना जाता है। धनुष और क्रॉस के आकार का एक नक्षत्र है। ओरियन जिसे हंटर भी कहा जाता है। ओरियन एक प्रमुख तारों का समूह है जो उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में सर्दियों के दौरान दिखाई देता है। ओरियन का सबसे चमकीला तारा रीगल है। रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा सिरियस है और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीकतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसकी सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा और सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25 से 28% और अन्य गैसों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की सतह का तापमान 58 डिग्री केल्विन या 5600 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य के केंद्र का तापमान 15.7 मिलियन केल्विन है। प्रकाश वर्ष एक लंबाई की इकाई है जिसका उपयोग 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय करता है। एक जूलियन मतलब 365 दिन। एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.461 × 10⁻12 किलोमीटर। पार्सेक एक खगोलीय इकाई है जो प्रकाश वर्ष से बड़ी होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की परतें। पहला प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर सूर्य की एकमात्र दृश्य सतह है। दूसरा वर्ल्ड मंडल क्रोमोस्फीयर यह प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर
एक मंद लाल वलय के रूप में दिखाई देती है। तीसरा, सूर्य कीट कोरोना। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत है जो अत्यधिक गर्म होती है, प्रकाश मंडल की तुलना में अधिक तापमान और केवल सूर्य ग्रहण के दौरान देखी जाती है। ग्रहों का वर्गीकरण। एक असली ग्रह होते हैं, एक ग्रही ग्रह होते हैं। असली ग्रह, ये ग्रह अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं। असली ग्रह चट्टानी पदार्थों से बने होते हैं। इनकी सतह ठोस होती है। ये सूर्य के बहुत निकट स्थित होते हैं। इनके पास कुछ या कोई चंद्रमा नहीं होता है। इनके पास वलय नहीं होती है। उदाहरण के लिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। गैसीय ग्रह, ये ग्रह विशाल आकार के होते हैं। ये गैसीय पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इसकी कोई ठोस सतह नहीं होती है। ये सूर्य से बहुत दूर स्थित होते हैं। इसके प्रकाश कई चंद्रमा होते हैं। ये ग्रह वर्ण प्रणाली का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध ग्रह, यह सूर्य के निकट स्थित सबसे नजदीक ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसका व्यास 4900 किलोमीटर है। यह सबसे तेज ग्रह है जिसकी गति 1,72,500 किलोमीटर प्रति घंटा या 47 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक पूर्ण परिक्रमा करता है। यह सिर्फ एकमात्र ग्रह है जिसके पास वायुमंडल नहीं है। बृहस्पति और शनि, जिसे गैस दानव कहा जाता है। अरुण और वरुण को बर्फ दानव कहा जाता है। बृहस्पति और शनि को गैस दानव कहा जाता है। अरुण और वरुण को बर्फ दानव कहा जाता है। शुक्र, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है। यह इसलिए क्योंकि शुक्र और पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में लगभग समानता है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सुबह और शाम खुले आंखों से देखा जा सकता है। इस ग्रह की घूर्णन गति सबसे धीमी है। इसे एक पूरा घूर्णन करने में पृथ्वी के 243 दिन के बराबर का समय लगता है। शुक्र पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के घने बादल होते हैं। शुक्र के अन्य नाम भोर का तारा, सांझ का तारा, लूसीफर मतलब प्रकाश लाने वाला भी कहा जाता है। सिवाय बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के पास उपग्रह होते हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं सिवाय बुध और अरुण के। ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। शुक्र एवं अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। पृथ्वी, यह एकमात्र ग्रह है जो जीवन को सहारा देता है और यहाँ एक सुखद वातावरण है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल उपस्थित है। जल 70% उपस्थित है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। यह ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र स्थित है। मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहा आयरन की अधिक मात्रा होता है जिससे इसे लाल रंग का बनाता है। यह बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फेबोस और डीमोस। इसकी वायुमंडल बहुत पतली है और सतह पर घाटियाँ, क्रेटर मतलब गड्ढे, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियाँ जैसी विशेषताएं हैं। ओलंपस मोन्स, जिसकी ऊंचाई 25 से लेकर 22 किलोमीटर है। ओलंपस मोन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत है जो मंगल पर स्थित है। यहाँ पर एक दिन की अवधि पृथ्वी के एक दिन के 37 मिनट के बराबर होती है। क्षुद्र घेरा मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने नवंबर 2006 में खोजे गए क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 के लिए पंडित जसराज नाम को स्वीकृत किया था। क्षुद्र ग्रह वेनु का अध्ययन नासा के ओसिरिस REX मिशन द्वारा किया गया था। बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी घूर्णन अवधि सबसे कम है जो कि 9 घंटे 55 मिनट है।
इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से भरा हुआ है। बृहस्पति रात के आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान जो सौरमंडल में स्थित है, इस ग्रह पर पाया जाता है। वर्तमान में इसके पास 95 चंद्रमा है, जिसमें 4 बड़े चंद्रमा लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो शामिल हैं। इन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें गैलीलियो ने खोजा था। इनमें से गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके चारों ओर एक अस्पष्ट छल्ले हैं। शनि यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीले एवं संकेंद्रित छल्ले होते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, जिसका घनत्व 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है, इसलिए यह पानी में तैर सकता है। वर्तमान में इसके पास 274 चंद्रमा है और टाइटन इन सभी में सबसे बड़ा है। शनि के उपग्रह टाइटन जो सबसे बड़ा है और एनसेलाइड जिसे जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। 1655 में ह्यूजेंस ने शनि के वलय की खोज की थी। 1675 में कैसनी ने वलय के बीच के अंतराल की खोज की थी। शनि का घूर्णन समय लगभग 11 घंटे है। अरुण ये हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। इसे 1781 में विलियम हर्शल ने खोजा था। अरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया आदि भी अधिक मात्रा में होते हैं। इसका वायुमंडल सौरमंडल में सबसे छोटा है, सबसे ठंडा है। अरुण का वायुमंडल सौरमंडल में सबसे ठंडा है। इसके पास कम से कम 27 चंद्रमा है। प्रसिद्ध चंद्रमा इसके जो प्रमुख चंद्रमा है मिरांडा हुई, एरियल और अम्ब्रियल है। यह अपने ध्रुवीय अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, इसलिए इसे घूमता हुआ या एक तरफा ग्रह कहा जाता है। इसका घूर्णन समय लगभग 17 घंटे है। वरुण यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 165 सालों का है, जो कि सबसे लंबा या धीमा है। इसका घूर्णन समय 16 घंटे का है। वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। यह मीथेन के कारण नीले रंग का दिखाई देता है। इसे 1846 में जोहन गैले और अरविंद जीन जोसेफ ने लिवेरियन ने खोजा था। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसे गणितीय अनुमान से खोजा गया था। इसके 14 उपग्रह होने के लिए जाना जाता है और इसका सबसे प्रसिद्ध चंद्रमा ट्राइटन है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। ग्रहों के आकार बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, मंगल से छोटा बुध है। चंद्रमा यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी प्रकृति में अदीप्त मतलब नॉन ल्यूमिनियस है। इसकी त्रिज्या 1.74 × 10⁻⁶ मीटर है। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 1.26 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। चंद्रमा के चारों ओर पतली गैसीय परत को चंद्र वायुमंडल लूनर एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का केवल एक ही भाग नज़दीकी भाग दिखाई देता है, जो लगभग 60% हिस्सा दिखता है, और शेष भाग दूरस्थ जो पृथ्वी से खुली आंखों से नहीं दिखता है। लगभग 60% जो हिस्सा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन काल, इसका परिक्रमण काल जो है 27.3 दिन है। पृथ्वी पर चंद्रमा पर सर्वोच्च बिंदु माउंट लिबनिटज
अब आधिकारिक रूप से मार्स ह्यूरोज के नाम से जाना जाता है। मार्स ह्यूजेंस के नाम से जाना जाता है। सौर और चंद्र मिशन। सूर्य आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। L1 सूर्य से पहले लैग्रेंज बिंदु को दर्शाता है। कुल मिलाकर सूर्य के चारों ओर 5 लैग्रेंज बिंदु होते हैं, L1 से लेकर L5 तक। IAU का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। चंद्रमा। चंद्रयान-3 यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। इसके लैंडर का नाम विक्रम था, इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडिंग बिंदु को शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना गया। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के निकटवर्ती भाग दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। लैग्रेंज बिंदु वे स्थितियां हैं जहां दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी वस्तु को उसके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। बौने ग्रह जैसे कुइपर बेल्ट, यह वरुण के बाहर एक गैसीय वलय है जिसमें बहुत सारे क्षुद्रग्रह, पत्थर एवं धूमकेतु होते हैं। यह वरुण के बाद सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लूटो। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। प्लूटो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निर्धारित नए ग्रहों की परिभाषा के अनुसार 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। अब प्लूटो को एक बौना ग्रह माना जाता है और यह एक कुइपर बेल्ट का सदस्य है। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? ग्रहों एवं क्षुद्र ग्रहों के बीच के आकार को बौना ग्रह कहते हैं। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा चारोन है, प्लूटो के 5 चंद्रमाओं में से जो एक है। प्लूटो की एक परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्ष में पूरी होती है। प्लूटो की दीर्घवृत्ताकार कक्षा वरुण की कक्षा को आच्छादित ओवरलैप कर देता है, जिसे इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 90 से 93 मिनट का समय लगता है। बौने ग्रह की 3 विशेषताएं: यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनका आकार लगभग गोलाकार होता है, यह अपनी कक्षा से अन्य मलबे को साफ नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़े बौने ग्रह सबसे पहले प्लूटो है, उसके बाद एरिस है, उसके बाद 2007 ओवार्टन है, उसके बाद होमिसा है और उससे छोटा माकीमेक है। प्लूटो सबसे बड़ा एवं सबसे चमकीला बौना ग्रह है। एरिस दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। मेक तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है जो 310 सालों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। और होमिसा है, कुइपर बेल्ट में सबसे तेज घूमने वाला बौना ग्रह है। ये चारों कुइपर बेल्ट में स्थित है। सियरिस यह बौना ग्रह क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है। समझने योग्य कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन है? सुपरनोवा, जब किसी तारे का विस्फोट होता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला स्थान होता है। वैन एलन विकिरण बेल्ट, यह आवेशित कणों के 2 संकेंद्रित वलय जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं उसे कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर। तो पृथ्वी का हम पढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार भू आकृति मतलब जीवाइड है या चपटी गोलाकार है तथा बीच में इसका भाग उभरा हुआ है। चपटी गोलाकार या जीवाइड का मतलब ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा हुआ है। चपटी होने के कारण क्या है? अपकेंद्री बल है। अपकेंद्री बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या एवं पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। ध्रुवीय त्रिज्या
63 से 57 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 63 से 71 किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,007 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। और पृथ्वी की औसत परिधि 40,040 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय गति पृथ्वी की ज़्यादा है ध्रुवीय गति से। भूमध्य रेखीय त्रिज्या ज़्यादा है ध्रुवीय त्रिज्या से, और भूमध्य रेखीय परिधि ज़्यादा है ध्रुवीय परिधि से। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी हुई है। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व मतलब वामावर्त घूर्णन करती है। पृथ्वी का एक पूर्ण घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। पृथ्वी की घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। पृथ्वी के अपने ध्रुव पर घूर्णन करने के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है। एक परिक्रमा 365 दिन 4 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड में लगती है। पृथ्वी की कक्षीय गति 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बुध ग्रह की कक्षीय गति सर्वाधिक होती है, जो कि 47 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वरुण ग्रह की कक्षीय गति न्यूनतम होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और इसकी ध्रुवी का झुकाव भी ऋतुओं के परिवर्तन का कारण बनता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। सूर्य, जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को उपसौर मतलब पेरिहेलियन कहा जाता है। पृथ्वी प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है, 147 मिलियन किलोमीटर। जब कोई ग्रह अपनी कक्षा से सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है तो उसे अपसौर एपीहेलियन कहा जाता है। यह पृथ्वी 4 जुलाई को पृथ्वी से सबसे दूर होती है, 157 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा की कक्षा में जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे उपभू मतलब पेरिजी कहा जाता है। उपभू के समय चंद्रमा आकाश में सबसे बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा की कक्षा में जब वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे अपभू मतलब एपोजी कहा जाता है। अपभू पर चंद्रमा की ज्वारीय बल कम होती है और ज्वार का अंतर औसत से कम होता है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, अक्षीय झुकाव। पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री है। कक्षीय झुकाव, पृथ्वी के अक्ष पर कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। अक्षांश, वे पृथ्वी पर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ये किसी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी होती है। एक अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होती है। अब कुल देशांतर कितना होता है? 181 होती है। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है। महत्वपूर्ण अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक रेखा आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश भूमध्य रेखा होती है। सबसे छोटी अक्षांश ध्रुव और उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर के रूप में जाना जाता है। अक्षांश के उपयोग क्या क्या होते हैं? मौसम विज्ञान में, तापमान क्षेत्र और पवन में, दाब प्रणाली में, ग्रहों का पवन निर्धारण में, और दूसरा स्थान का निर्धारण। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं जो पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। यह एक स्थान की प्रधान मध्यांश से कोणीय दूरी है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर प्रत्येक देशांतर के बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है, जबकि यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। कुल देशांतर की कितनी है? 360 डिग्री। कुछ महत्वपूर्ण देशांतर, प्रधान मध्यायन जो कि 0 डिग्री देशांतर है, जिसे ग्रीनविच लंदन से गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर होती है। प्रधान मध्यायन को अंतर्राष्ट्रीय मध्यायन या ग्रीनविच मध्यायन भी कहा जाता है। ये इन स्थानों से गुजरता है
बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, यूनाइटेड किंगडम। ऐसे गुजरता है। इसको याद रखने की ट्रिक है बीएसएक गेमी इन टोगो किंगडम। बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, जी से घाना, ए से अल्जीरिया हो गया, एम ई से माली हो गया, इन टोगो से टोगो हो गया, किंगडम का मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया। देशांतर का उपयोग करके समय का अवधारणा 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं। 360 डिग्री को 24 से भाग देंगे 23 घंटे होते हैं पृथ्वी द्वारा जो कि घूमी गई दूरी होती है। 15 डिग्री को 1 घंटा मतलब 60 मिनट कहते हैं, और 1 डिग्री को 60/15 मतलब भाग करेंगे तो 4 मिनट आता है। प्रत्येक 1 मिनट प्रत्येक 1 डिग्री में लिया गया सेकंड होता है। प्रधान मध्याह्न से पूर्व की दिशा में जाने पर प्रत्येक 15 डिग्री के बाद समय 1 घंटा बढ़ेगा। यदि हम प्रधान मध्याह्न से पश्चिम की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री पर समय 1 घंटा घटेगा। संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फ्रांस में सबसे अधिक समय क्षेत्र 11 है, रूस में 11 है, अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट। यह प्रशांत महासागर में गुजरने वाली काल्पनिक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय तिथि में 1 घंटा घटा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति 1 दिन कम प्राप्त करता है, जैसे जापान से अमेरिका। समय कालिक या समय तुल्य रेखा आइसोक्रोन्स। यह एक ऐसी रेखा है जो मानचित्र पर इन बिंदुओं को जोड़ती है जहां पहुंचने में समान समय लगता है। महान वृत्त की अवधारणा। महान वृत्त वह सबसे बड़ा संभव वृत्त जिसे किसी गोले के चारों ओर खींचा जा सकता है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिन्हें गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी कहते हैं। सभी देशांतरों को महान वृत्त कहा जाता है, लेकिन केवल एक अक्षांश को महान वृत्त माना गया है और वह है भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश। गोलार्ध पृथ्वी का 2 भागों में बराबर विभाजन गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा यह पृथ्वी को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। प्रधान मध्याह्न रेखा यह पृथ्वी को लंबवत रूप से 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। जैसे ये पूरा गोलार्ध हो गया, ये इधर से साइड हो गया पूर्वी गोलार्ध, इधर साइड हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब किसी जैसे पृथ्वी को यहाँ से मतलब ये पृथ्वी हो गई, इसको बीच से भागा गया तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अयनांत और विषुवत। अयनांत एक खगोलीय घटना है जो साल में 2 बार होती है, जब सूर्य आकाश में अपने सबसे ऊंची तथा सबसे निचली स्थिति पर पहुंचता है, जिसके परिणामस्वरूप साल का सबसे लंबा या सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत और शीतकालीन अयनांत। ग्रीष्मकालीन अयनांत 21 जून को होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध को अधिक गर्मी मिलती है। उत्तर ध्रुव पर लगातार लगभग 6 महीने तक सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं, जबकि शीतकालीन अयनांत में यह 22 दिसंबर को होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध को अधिक गर्मी मिलती है। दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं। विषुवत वह समय होता है जब सूर्य की स्पष्ट आकाश में भूमध्य रेखा को पार करती हैं, जिससे दिन और रात का समय लगभग समान हो जाता है। इस स्थिति में दोनों ध्रुव सूर्य की ओर झुके नहीं होते हैं। बसंत विषुवत 21 मार्च को और शरद या पतझड़ विषुवत 23 सितंबर को। बसंत विषुवत 21 मार्च को और शरद या पतझड़ विषुवत 23 मार्च को वो पड़ता है। सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, जिससे पृथ्वी पर एक छाया बनती है। यह केवल अमावस्या के दिन ही हो सकता है। चंद्र ग्रहण यह तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, जिससे चंद्रमा पर एक छाया बनती है।
यह केवल पूर्णिमा के दिन ही हो सकता है। सुपरमून। सुपरमून तब होता है जब चांद की कक्षा पृथ्वी के सबसे पास होती है, अमावस्या या पूर्णिमा के समय। चांद समान आकार से बड़ा दिखाई देता है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इस स्थिति को युति कहते हैं। युति वियुति कहते हैं। समशीतोष्ण और शीतोष्ण, समशीतोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यह क्षेत्र सूर्य की लंबवत किरणें प्राप्त करता है, जिससे यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। यह उष्ण कटिबंध के बीच स्थित होता है। समशीतोष्ण कटिबंध यह कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त या मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित होता है। इसमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। शीतोष्ण कटिबंध यह पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। यह क्षेत्र आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री उत्तर एवं अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री दक्षिण के पास स्थित होता है। जैसे ये पृथ्वी का ये बीच में विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, मकर रेखा 66.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में, अंटार्कटिक वृत्त 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक ये उष्ण कटिबंधी है। और जबकि 66.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ये आर्कटिक शीतोष्ण कटिबंध है, और मतलब उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण तक दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा महासागरों में पानी के स्तर में होने वाली नियमित वृद्धि और कमी को कहा जाता है। यह चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होते हैं, जो पृथ्वी के महासागरों पर प्रभाव डालते हैं। ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं। निम्न या लघु ज्वार भाटा यह तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक समकोण पर स्थित होते हैं। बृहत या उच्च ज्वार भाटा यह तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। बाढ़ ज्वार और उतार ज्वार। बाढ़ ज्वार और उतार ज्वार। निम्नतम से उच्चतम ज्वार में परिवर्तन को बाढ़ ज्वार या प्रवाह कहा जाता है। उच्चतम से निम्नतम ज्वार में परिवर्तन को उतार ज्वार कहा जाता है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में अधिकतम ज्वारीय ऊर्जा होती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के प्रमुख 5 तरीके कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है तापमान, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा चट्टान है, चौथा उल्कापिंड है, पांचवा भूकंप है। तापमान एक अप्रत्यक्ष स्रोत है और ज्वालामुखी एक प्रत्यक्ष स्रोत है। चट्टान प्रत्यक्ष स्रोत है, उल्कापिंड अप्रत्यक्ष स्रोत है, भूकंप अप्रत्यक्ष स्रोत है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए भूविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स हटन को कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी की परतें हैं। भूपर्वटी, यह सिलिका और एल्युमिनियम की परत, सियाल हो, मतलब ऐसे याद रखते हैं, सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम, यह सिलिका और एल्युमिनियम की परत से बनी होती है। इसकी मोटाई 5 से 17 किलोमीटर होती है। भूपर्वटी के 2 विभाजन हैं। पहला महाद्वीपीय भूपर्वटी और महासागरीय भूपर्वटी। महाद्वीपीय भूपर्वटी यह भूपर्वटी का स्थल भाग है। यह पृथ्वी की बाह्यतम परत जो महाद्वीपों एवं महाद्वीपीय शिल्पों का निर्माण करती है। महाद्वीपीय भूपर्वटी परत यह मोटी होती है, 30 किलोमीटर की होती है। यह हल्की होती है, यह ग्रेनाइटिक चट्टानों से बनी होती है। और महासागरीय भूपर्वटी यह भूपर्वटी का जलमय भाग है, जो पृथ्वी की ठोस परत जो महासागरों के नीचे स्थित होती है।
यह परत पतली होती है, लगभग 5 किलोमीटर की होती है। यह सघन होती है। यह बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आता है मेटल। यह सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, मतलब सीमा सिलिका और मैग्नीशियम। मोटाई 2900 किलोमीटर की होती है इसकी। मंडल के 2 भाग होते हैं, ऊपरी मंडल और निचला मंडल। दुर्बलता मंडल। स्फीयर। यह पृथ्वी के ऊपरी मंडल की अर्ध ठोस या अर्ध द्रव परत है, जो यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं नम्य होती है। यह आस्था मंडल। लिथोस्फीयर। पृथ्वी की कठोर बाह्यतम परत, जो भूपर्वतीय और ठोस मेटल से मिलकर बनी है, जिसकी मोटाई 10 से लेकर 200 किलोमीटर होती है, की नीचे स्थित होती है। दुर्बलता मंडल। स्नोस्फीयर मैग्मा और लावा का बना होता है। दुर्बलता मंडल स्नोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्थल मंडल का भाग नहीं होता है। इसके बाद नीचे आता है कोर। यह निकल और लोहा से मिलकर बना होता है। निकल और लोहा मतलब नीफे। कोर के 2 विभाजन होते हैं, पहला आंतरिक कोर, दूसरा बाह्य कोर। आंतरिक कोर यह ठोस द्रव में होता है, लगभग 22 किलोमीटर। बाह्य कोर यह द्रव अवस्था में होता है और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, लगभग 1300 किलोमीटर। अब पृथ्वी का जो है आयतन है और द्रव्यमान के संदर्भ में देखते हैं। भूपर्वतीय 1% है, मेंटल और कोर। आयतन भूपर्वतीय का 1% है, मेंटल 84% है और कोर 15% है। द्रव्यमान भूपर्वतीय में 1% है, मेंटल 68% है और कोर का 31% है। पृथ्वी की विसंगतियाँ। प्रवाह संबंधी बल, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, यह मैकेंजी एवं पार्कर द्वारा 1967 में दिया गया था। यह सिद्धांत यह सुझाव देता है कि पृथ्वी की दुर्बलता मंडल, भूपर्वतीय और ऊपरी मंडल बड़ी कठोर प्लेटों में विभाजित है, जो एक दूसरे के साथ गतिमान होती है और विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं को उत्पन्न करती हैं। धारा संवहन धारा सिद्धांत, यह आर्थर होम्स द्वारा दिया गया था। होम्स ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संवहन धाराएं मंडल में इस प्रकार गति करती हैं जैसे गर्म हवा एक कमरे में चक्कर लगाती है, और इस प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह को मौलिक रूप से बदल देती है। भूकंप पृथ्वी की सतह का तीव्र कंपन है, जो पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने से उत्पन्न होता है, जिसके प्राय भ्रंशों के किनारे की ऊर्जा निकलती है, जो उत्पन्न होती है, जिसे भूकंपीय तरंगें भी कहा जाता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में होते हैं। भूकंप भूकंपीय तरंगों का निर्माण करते हैं, जो ऐसी तरंगें होती हैं जो पृथ्वी के माध्यम से भूगर्भीय तरंगों और सतह तरंगों के रूप में गुजरती है। उपरिकेंद्र मतलब एपिसेंटर, यह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो भूकंप के अवकेंद्र के ठीक ऊपर होता है, जहां भूकंप भूमिगत उत्पन्न होता है। अपकेंद्र को हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। अवकेंद्र हाइपोसेंटर, यह पृथ्वी के भीतर वह बिंदु होता है जहां पे भूकंप शुरू होता है। भूगर्भीय तरंगें बॉडी वेव्स, ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में माध्यम से उच्च गति से गुजरती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें और यस तरंगें। पी तरंगें और यस तरंगें। पी तरंगें, इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। ये सबसे तेज भूकंपीय तरंगें होती हैं। पहली जो भूकंप पर रिकॉर्ड होती है यही होती है। इसकी गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये सभी माध्यमों से होकर गुजरती है, सबसे ज़्यादा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस में। पी तरंगें लंबवत संपीड़न तरंगें होती हैं, जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती हैं और खींचने और कसने के कारण बनती हैं। जबकि यस तरंगें, इन्हें द्वितीय तरंगें भी कहा जाता है। ये पी तरंगों के मुकाबले धीमी भूकंपीय तरंग होती हैं। इसकी स्पीड 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यस तरंगें केवल ठोस माध्यमों में ही गुजरती हैं। यस तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जो
पृथ्वी को तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करती है। ये शिखर और गर्त बनाती हुई जाती हैं। टिप्पणी: उथले अपकेंद्र वाले भूकंप गहरे अवकेंद्र वाले भूकंपों से अधिक तीव्र होते हैं। सतही तरंगें: जब भूगर्भीय तरंगें सतही चट्टानों के संपर्क में आती हैं तो वे सतही तरंगों का निर्माण करती है। ये स्वभाव से अधिक विनाशकारी होती है। रेले तरंग या लव तरंगें, यल तरंगें सतही तरंगों के प्रकार हैं जो भूकंपमापी पर रिकॉर्ड होने वाली अंतिम तरंगें होती हैं। भूकंपमापी: भूकंपमापी एक ऐसा उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को मापता है और दर्ज करता है जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती है और भूकंप के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। भूकंप मापने वाले पैमाने: एक रिक्टर पैमाना है, एक मार्कली पैमाना है। रिक्टर पैमाना यह भूकंप की परिमाण मापने का एक उपकरण है। यह 0 से 10 तक की परिमाण बताता है। यह एक अनंत पैमाना होता है। मर्कली पैमाना यह भूकंप की तीव्रता मापने का एक उपकरण होता है। यह 1 से 12 तक तीव्रता मापता है। भूकंप का छाया क्षेत्र पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ कुछ भूकंपीय तरंगों का पता नहीं चल पाता है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। भूकंप के प्रभाव: भूकंप सुनामी जापानी शब्द है। ये बंदरगाह की लहरें हैं। यह तब होती हैं जब भूकंप आता है और समुद्र तल पर होता है। भूकंप के प्रभाव से मिट्टी का ध्रुवीकरण होता है, भूस्खलन होता है, हिमस्खलन होता है, बाढ़ आ जाती है और आग लग जाती है। और भूकंप के प्रकार: निपात भूकंप ये छोटे भूकंप होते हैं जो भूमिगत खदान या गुफाओं की छत पर छत गिरने के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा, विस्फोट भूकंप यह भूकंप रासायनिक या परमाणु उपकरण के विस्फोट के कारण उत्पन्न होते हैं। विवर्तनिक भूकंप यह भूकंप पृथ्वी की विवर्तनीय प्लेटों के हिलने से उत्पन्न होते हैं। जलाशय प्रेरित भूकंप यह भूकंप बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण उत्पन्न होते हैं। यह मानव प्रेरित भूकंप होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप यह भूकंप ज्वालामुखी विस्फोटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्लेट विवर्तनी स्थलमंडल प्लेटों का निर्माण करता है जिसमें परत और मंडल का ऊपरी ठोस हिस्सा शामिल होता है। इसमें 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटें होती हैं। कुछ प्रमुख विवर्तनीय प्लेटें प्रशांत प्लेट हो गई, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। छोटी विवर्तनीय प्लेट कोकोस प्लेट, नजाका प्लेट, कैरेबियाई प्लेट, भारतीय प्लेट और फिलीपीनी प्लेट होती है। प्लेट सीमा के प्रकार: महासागरीय जलोढ़ पर्वतमाला, महासागरीय खाई और महासागरीय छायांतर भूकंप भ्रंश है। अपसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा और रूपांतरण प्लेट सीमा होती है। अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण प्लेट जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जिससे लावा उभरता है और नई भूपटटी बनती है। अपसारी प्लेटें जब दो प्लेटें टकराती हैं जिससे एक प्लेट दूसरे के नीचे धंसती जाती है और एक निम्न स्खलन क्षेत्र बन जाती है जिससे भूपटटी नष्ट हो सकती है। रूपांतरण जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं जिससे ना तो नई भूपटटी बनती है ना ही नष्ट होती है। अग्निवलय यह प्लेट विवर्तनी का परिणाम है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार वाला क्षेत्र है। यह उच्च भूकंप वाला तथा ज्वालामुखी संभावित क्षेत्र है। इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दुर्बलता मंडल में उत्पन्न संवहन धारा स्थलीय प्लेटों की गति के पीछे का बल है। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से उत्पन्न ऊष्मा के कारण उच्च चढ़ता हुआ मैग्मा एवं शीतल डूबते मैग्मा की धारा प्रवाहित होते हैं जो स्थलमंडलीय प्लेटों को अपने साथ गतिमान करते हैं।
चट्टान, महाद्वीप और महासागर। सबसे पहले चट्टानों का निर्माण। चट्टानों के अध्ययन को शिला विज्ञान कहा जाता है। चट्टानों का अध्ययन शिला विज्ञान कहलाता है। चट्टानों की आयु की गणना कार्बन डेटिंग विधि द्वारा की जाती है। आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए सैल पदार्थ, जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं, इसके ठंडा होने और ठोस रूप में बदलने के कारण होता है। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। पहला, आंतरिक आग्नेय चट्टानें या प्लूटोनिक चट्टानें। जब मैग्मा पृथ्वी की भूपरत के भीतर धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में बदलता है तो यह आंतरिक आग्नेय चट्टानें बनाता है, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो आदि। बाह्य आग्नेय चट्टानें। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में बाहर निकलता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप में बदलता है। तीव्र ठंडा होने के कारण इसमें छोटे क्रिस्टल या कांच जैसी बनावट का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में बासाल्ट, प्यूमिस वह होती है जो पानी में तैरती है, इत्यादि। ग्रेनाइट एक महाद्वीपीय भूपरत में पाया जाता है। बेसाल्ट यह महासागरीय भूपरत में पाया जाता है। अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टानें या प्लूटोनिक चट्टानें। प्लूटोनिक चट्टानें, जिन्हें प्लूटन्स भी कहा जाता है, आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बड़े रूप होते हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे बनते हैं। प्लूटोनिक चट्टानों के प्रकार। पहला है बैथोलिक। बैथोलिक एक प्रकार का बड़ा आग्नेय चट्टानों का समूह होता है जो पृथ्वी की गहरी भूपरत में पाया जाता है और जो अपक्षय और ऊर्ध्वावृत्ति के कारण सतह पर प्रकट होता है। दूसरा है डाइक। जब मैग्मा की लंबवत या तीव्र रूप से झुकी हुई परतें होती हैं जो आसपास की चट्टानों की परतों को काटकर बनती हैं। तीसरा है सिल्ट भी क्षैतिज मैग्मा की परतें होती हैं जो पूर्ववर्ती चट्टानों की परतों के बीच घुस जाती हैं। 14, फाइकोलिथ एक लेंस आकार का आग्नेय चट्टान प्लूटन से जो मुड़ी हुई तलछटी चट्टानों में बनता है जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में पाए जाते हैं। 5वां, लेकोलिथ। यह गुंबद के आकार की आंतरिक चट्टान होती है जिसका समतल आधार होता है और जो ऊपर की चट्टानों को ऊपर की ओर धकेलती है। यह एक पाइप जैसे संरचना से जुड़ी होती है। छठा है लेपोलिथ। यह कटोरी के आकार की आंतरिक चट्टानें होती हैं जिनका ऊपरी और निचला भाग अवतल होता है। इसके बाद अवसादी चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो समय के साथ अवसादों के संचय और संकुचन से बनती है। लिथिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ढीले अवसाद ठोस अवसादी चट्टान में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया संकुचन और सीमेंटेशन के संयोजन के माध्यम से होती है जो लंबे समय तक होती है। यह परतों और स्तरों में पाई जाती है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के प्रकार। पहला, यांत्रिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें। दूसरा, जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें। तो सबसे पहले यांत्रिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कंक्रीट चट्टान, सिल और लोगोस आदि आते हैं। दूसरा, जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें जिसमें चूना पत्थर, कोल और गेजराइट आते हैं। तीसरा, रासायनिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें जिसमें चूना पत्थर, हेलाइट, चर्ट आदि आते हैं। तीसरा, कायांतरिक चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो तब बनती हैं जब मौजूदा चट्टानों जैसे आग्नेय, अवसादी या कायांतरित चट्टानों में जब मौजूदा चट्टानों को तीव्र ताप, दाब या आयतन परिवर्तन के संपर्क में लाया जाता है जिससे वे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुजरती हैं, तो इस प्रक्रिया को कायांतरण भी कहा जाता है। ये चट्टानें मूल चट्टानों में सामग्री के पुनर्क्रिस्टलीकरण और पुनर्गठन द्वारा बनती हैं। कायांतरित चट्टानों के प्रकार। पहला, तापीय कायांतरण। दूसरा, गतिशील कायांतरण। तो सबसे पहले तापीय कायांतरण। वे कायांतरित चट्टानें जो अचानक तापमान परिवर्तन के कारण बनती हैं तो उसे तापीय कायांतरण कहते हैं। दूसरा, गतिशील कायांतरण।
ये कांतरिक चट्टानें जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के बनती हैं, ये सामान्यतः उच्च दबाव के परिणामस्वरूप बनती हैं। तापीय कायांतरण के प्रकार। पहला, संपर्क कायांतरण। यह तब होता है जब चट्टानें मैग्मा या लावा के निकट होने के कारण तीव्र ताप से परिवर्तित होती हैं। दूसरा, क्षेत्रीय कायांतरण। यह तब होता है जब चट्टानें उच्च दबाव और तापमान के संपर्क में आती हैं। क्वार्ट्ज एक चट्टान नहीं है, यह एक खनिज है। ताजमहल किसका बना है? कायांतरित चट्टानों से बना है। लाल किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों से बना है। जैसे इसमें देखिए, पहला चित्र में हल्की एवं गहरी पट्टियों का वैकल्पिक रूप जिसे बैंडिंग कहा जाता है, और दूसरे में है बनी हुई रेखाएं जिसे रेखांकन कहा जाता है। चट्टानों के प्रकार। पहला, मुलायम चट्टानें जिसे टाइल खाते हैं। दूसरा, कठोर चट्टानें जैसे हीरा हो गया। तीसरा, फेल्डस्पार पृथ्वी की भूपर्वटी का 50% हिस्सा बनता है और वह कांच और सिरेमिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे ग्रेनाइट चट्टानें, यह एक आग्नेय चट्टानें होती हैं, इसका कायांतरण से निश चट्टानें बनती हैं। दूसरा, सिल, यह अवसादी चट्टानें होती हैं, इनके कायांतरण से सिल्ट और सिल्ट बनती हैं। तीसरा, बलुआ पत्थर, यह एक अवसादी चट्टान होती है, इसके कायांतरण से क्वार्ट्जाइट बनते हैं। चौथा, चूना पत्थर, यह एक अवसादी चट्टान है, इसके कायांतरण से संगमरमर बनता है। पांचवा, बेसाल्ट या गैब्रो, यह एक आग्नेय चट्टानें है, इसके कायांतरण से एम्फीबोलाइट बनती हैं। पांचवा, मिट्टी, यह एक अवसादी है, इसके कायांतरण से स्लेट बनती है। चूना पत्थर सीमेंट बनाने में प्रयुक्त प्रमुख खनिजों में से एक है। मीका का उपयोग विद्युत उपयोग में किया जाता है और यह पृथ्वी की सतह का लगभग 4% हिस्सा बनाता है। चट्टान वक्र, चट्टान चक्र। चट्टान चक्र यह एक भौगोलिक प्रक्रिया है जो यह वर्णित करती है कि कैसे तीन प्रकार की चट्टानें आग्नेय, कायांतरित और अवसादी समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। जैसे आग्नेय चट्टानों में जब ताप एवं दबाव बढ़ता है तो कायांतरित चट्टानें बनती है। कायांतरित चट्टानें जब पिघलती और ठंडी होती हैं तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक उसी प्रकार कायांतरित चट्टानों में जब उठान और कटाव होता है तो अवसादी चट्टानें बनती हैं, और अवसादी चट्टानों में जब ताप और दबाव बढ़ता है तो कायांतरित चट्टानें बनती हैं। अवसादी चट्टानों में जब पिघलती है और ठंडी होती है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों में जब कटाव और उठान होता है तो उसे अवसादी चट्टानें बनती हैं। अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें। अम्लीय चट्टानें यह सिलिका में मुख्यतः फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज खनिजों में लगभग 80% तक उच्च होती हैं। अम्लीय चट्टानें हल्के हरे रंग की होती हैं या हल्के रंग की होती हैं। अम्लीय चट्टानें उच्च सिलिका सामग्री के कारण अम्लीय मैग्मा जल्दी ठंडा होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। मौलिक चट्टानें, यह सिलिका में मुख्यतः फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज खनिज लगभग 40% तक कम होती है। ये गहरे रंग की होती हैं। कम सिलिका सामग्री के कारण मौलिक मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, गैब्रो और डोलोलाइट आदि। ज्वालामुखी एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो पृथ्वी की भूप्रवृत्ति के नीचे से पिघला हुआ मैग्मा या लावा के विस्फोट से बनती है। ज्वालामुखी के प्रकार। पहला, सिंडर कोन ज्वालामुखी, ये छोटे तीव्र ढलान वाले ज्वालामुखी होते हैं जो मध्यम विस्फोटों के परिणामस्वरूप बनते हैं। दूसरा, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, यह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो लंबी दूरी तक बहता है। उदाहरण के लिए दक्कन ट्रैप पश्चिम मध्य क्षेत्र में। तीसरा है शील्ड, यह मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा के विस्फोट से बनते हैं जो कम चिपचिपा होता है। उदाहरण के लिए किलाउआ ज्वालामुखी यूएसए जो कि हवाई में स्थित है। चौथा, मिश्रित ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी ठंडी चिपचिपे स्वभाव के होते हैं। इन्हें स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए माउंट चिम्बोराजो और माउंट फ्यूजी। पांचवा, कैल्डेरा,
यह ज्वालामुखी का सबसे विस्फोटक प्रकार है जो स्वयं पर गिरकर ध्वस्त हो जाता है। गीजर एक प्रकार का गर्म झरना होता है जो समय समय पर भाप गर्म पानी को फटकर बाहर निकलता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे भूतापीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है। गीजर आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद मैग्मा गर्म चट्टानों से निकलने वाली ऊष्मा भूजल को गर्म कर देती है, जिससे गीजर का निर्माण होता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस एल साल्वाडो है। यह चिली और अर्जेंटीना के मध्य एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। महाद्वीप और महासागर 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। आधुनिक समय के सभी महाद्वीपीय पहले एक साथ मिल गए, जिसे पैंजिया कहा गया और जलमंडल को पैंथालासा कहा जाता था। साक्ष्य जिगजाफिट होता है, जिगजाफिट है और जमा जीवाश्म, जिसे पेंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन को कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन पेंटोलॉजी कहलाता है। तीसरा प्लेसर जमा, जैसे सोना हो गया। चौथा क्या साक्ष्य वनस्पति प्रमाण है। पांचवा महासागरों के समान आयु की चट्टानें एक साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं। महाद्वीपीय प्रवाह के कारण पहला ज्वारीय बल, दूसरा ध्रुवीय पलायन बल, जैसा कि अल्फ्रेड वेगनर ने सुझाया था। वास्तविक कारण बाद में आर्थर होम्स ने 1930 में दिया था। महाद्वीपीय प्रवाह विवर्तनिक प्लेटों के गतिवर्धन के कारण होता है, जो पृथ्वी की मंडल में संबंध कोशिकाओं द्वारा प्रेरित होता है। वह गर्मी जो पृथ्वी की मंडल में संबंध कोशिका एवं प्लेटों की गति को प्रेरित करती है, यह मुख्य रूप से 3 स्रोतों से आती है। पहला तत्वों का रेडियोधर्मी विघटन। दूसरा पृथ्वी के निर्माण से बची हुई गर्मी जो लगभग 4.6 बिलियन साल पहले उत्पन्न हुई थी, जब गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित किया गया था। तीसरा पृथ्वी की कोर से ठंडा होने पर ठोस रूप में बदलने के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तथ्य मारियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, लगभग 11 किलोमीटर। चैलेंजर डीप मारियाना गर्त का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में एक अनोखा क्षेत्र है जो सीमा रहित सागर है। यहाँ भूरी सवाल सारगासम पाए जाते हैं। मिलनकोविच सिद्धांत यह पृथ्वी की गति में होने वाले परिवर्तनों के सामूहिक प्रभावों को वर्णित करता है जो हजारों वर्षों में इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। 1596 में अब्राहम आर्टेलियस के कार्य थीसारस जियोग्राफिक्स में पहली बार यह सुझाव दिया गया कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं थे। सागर नितल प्रसरण हेरी एच हेस ने 1962 में सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया था। सागर नितल प्रसरण यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नए महासागरीय भूप्रपटी का निर्माण मध्य महासागर में होता है, जो प्लेटों के विभाजन सीमा के कारण होता है। मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, जिससे पुराने भूप्रपटी को चोटी से दूर धकेल लिया जाता है। जैसे ये संवहन प्रवाह हुई, मैग्मा से ऊपर आता है, ये संवहन प्रवाह हो गया, इसके द्वारा ये शिफ्ट होती है और मध्य महासागरीय चोटी है। स्थलाकृति विशेषताएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रमुख स्थलाकृत विशेषताएं। 4 प्रमुख स्थलाकृत विशेषताएं हैं, जैसे महाद्वीपीय मंग शिल्प होता है, उसके बाद महाद्वीपीय ढलान होता है, फिर महाद्वीपीय उत्थान होता है, फिर अथाह मैदान होते हैं। गहरे समुद्र के समतल भाग को अथाह मैदान कहते हैं। छोटी स्थलाकृत विशेषताएं उदाहरण के रूप में समुद्री पर्वत हो गया, गायट हो गया। समतल शिखर वाला समुद्री पर्वत को गायट कहते हैं।
मध्य महासागरीय चोटी, गर्त, मूंगा और अट्टोला आदि। मध्य अटलांटिक चोटी, यह मध्य महासागरीय चोटी है जो अटलांटिक महासागर के तली में स्थित है और यह दुनिया की सबसे लंबी स्थलाकृत विशेषताओं का हिस्सा है। यह प्लेटों की विभाजन सीमा के कारण बना है। महाद्वीपीय मग्न तट मतलब शेल्फ महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी ढलान 1 डिग्री या उससे कम होती है। महाद्वीपीय ढलान कॉन्टिनेंटल स्लोप क्षेत्र की ढलान 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच स्थित होती है। प्रवाल समुद्री जीव होते हैं जिन्हें समुद्र के वर्षावन के नाम से जाना जाता है। प्रवाल को समुद्र के वर्षावन कहते हैं। यह जुग श्रृंखला शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। किसके साथ? जुग श्रृंखला के साथ। प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का स्राव करते हैं जो शैवाल की रक्षा करता है और बदले में शैवाल प्रवालों के लिए भोजन बनाता है। प्रवाल समूह में होते हैं। प्रवालों के जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? पहला, खारे पानी, ये ताजे पानी में जीवित नहीं रह सकते। दूसरा, सूर्य की रोशनी। तीसरा, स्वच्छ पानी। चौथा, तापमान। ये मध्यम तापमान की आवश्यकता रखते हैं जैसे 20 डिग्री से 32 डिग्री तक। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है जिसे प्रवालों के समूह है। प्रवाल विरंजन, जब पानी बहुत गर्म होता है तो प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल जुग श्रृंखला को बाहर निकाल देते हैं जिससे प्रवाल पूरी तरह से सफेद हो जाता है। जलवायु परिवर्तन इस परिवर्तन का एक प्रमुख कारण होता है। तथ्य, पेट्रोलियम महाद्वीपीय शेल्फ से निकाला जाता है जो महासागरीय बेसिन की शुरुआत है और बहुत संकीर्ण होता है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर चौड़ा है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर महासागरीय शेल्फ सबसे संकीर्ण होता है। भू आकृति विज्ञान एवं भू आकृतियाँ। पहला है भू आकृति विज्ञान प्रक्रिया। भू आकृति वैज्ञानिक अनुसंधान है एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के वर्णन एवं वर्गीकरण से संबंधित है। सभी भू आकृतिक प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। पहला अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। पृथ्वी की सतह पर और उसके नीचे पानी के वितरण एवं गति का अध्ययन, साथ ही पानी की उपलब्धता और स्थिति पर मानव गतिविधि के प्रभाव का अध्ययन जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी कहलाता है। अंतर्जात प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला, यह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अंतर्जात शक्तियों के कारण होती हैं। पृथ्वी पर सभी राहत विशेषताएं अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के अधीन होती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय और अरावली पर्वत। हिमालय ये लगातार बढ़ रहे हैं। अंतर्जात शक्तियाँ बाह्यजात शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक हैं। अरावली पर्वत ये लगातार घट रहे हैं। अंतर्जात बल बहिर्जात बल अंतर्जात शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अंतर्जात बलों को अपनी ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से मिलती है। संवहन धारा करंट सिद्धांत को याद कर लें। अंतर्जात बलों के प्रभाव। पहला है पटल विरूपण। यह पृथ्वी की पपड़ी के विरूपण एवं गति की प्रक्रिया है। ये गति भूवैज्ञानिक समय अवधि में सबसे बड़े पैमाने पर भू आकृतियों को आकार देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पटल विरूपण के प्रकार। पहला है पर्वतनीय प्रक्रिया। ओरोजेनिक, यह एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से पहाड़ का निर्माण होता है। दूसरा, महाद्वीपीय रचना। इसमें पृथ्वी की पपड़ी के बड़े हिस्सों पर उत्थान और विकृति शामिल है। तीसरा, भूकंप है। इसमें पृथ्वी का हिलना शामिल है। चौथा, प्लेट विवर्तनीय है। यह बताता है कि पृथ्वी की अंतःस्रावी गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्रमुख भू आकृतियाँ कैसे बनाई जाती हैं। दूसरा, ज्वालामुखी। यह आमतौर पर उन उद्घाटन या छिद्र के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ
जहाँ लावा या मैग्मा फूटता है। बहिर्जात प्रक्रियाएं वे भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर बाहरी बलों एक्सोजेनिक बलों के कारण होती हैं। अपक्षय उन दीर्घकालिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की सतह के घिसने का कारण बनती हैं, जिससे ऊंचाई एवं भू आकृतियों तथा परिदृश्यों का राहत में कमी आती है। बहिर्जात कारक है हवा, हिमनद, पानी। बहिर्जात बलों बाह्य बलों के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। अपक्षय प्रक्रिया कौन कौन सी है? पहला अपक्षय प्रक्रिया है, फिर इसके मौसमी अपक्षय होते हैं जिसमें चट्टानों का टूटना शामिल होता है। द्रव्यमान गति है और अपरदन या परिवहन है। ड्राइविंग चालक या ऊर्जा बल, इससे गुरुत्वाकर्षण या आणविक तनाव या रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं जिसमें चट्टानों का टूटना शामिल होता है। द्रव्यमान गति मौसमी अपक्षय यह पूर्व आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर गति में सहायता करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तीसरा अपरदन या परिवहन एक्स सितु प्रक्रिया होता है। इसके कारक कौन है? हवा और पानी। इसमें गतिज ऊर्जा होती है। अपक्षय अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों और खनिज पृथ्वी की सतह पर टूटते या घुलते रहते हैं। अपक्षय के प्रकार, पहला भौतिक अपक्षय, इसमें चट्टानों और मृदाओं का टूटना शामिल है जो वायुमंडलीय परिस्थितियों के सीधे संपर्क में आने से होता है, जैसे कि गर्मी, पानी, बर्फ और दबाव। दूसरा रासायनिक अपक्षय, इसमें चट्टानें मृदाओं का विघटन रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जैसे कि ऑक्सीकरण और अपचयन, कार्बोनीकरण, विलयन एवं जल संयोजन। तीसरा जैविक अपक्षय, यह जीवित जीवों जैसे कि केंचुए, कृंतक आदि की गतिविधियों के कारण के माध्यम से चट्टानें मृदाओं का टूटना होता है। अपक्षय एक अस्थायी प्रक्रिया है। अपक्षय के प्रभाव, पहला परत छोड़ना, यह एक प्रक्रिया है जब बड़ी वक्र प्लेटें या चट्टानों के स्लैग चट्टान के द्रव्यमान की बाहरी सतह से हटा दिए जाते हैं। दूसरा वृहद संचालन, यह मिट्टी, चट्टान एवं अल्प अन्य मलबे का ढलान की ओर गति करते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक अनिवार्य शर्त नहीं है। पहला वृहद संचालन के प्रकार हैं, पहला तीव्र संचालन, दूसरा मंद संचालन। तीव्र संचालन भूस्खलन जैसे वनों की कटाई के कारण हिमस्खलन और पृथ्वी का प्रवाह, कीचड़ का प्रवाह जो मिट्टी के तरलकरण की ओर ले जाता है। दूसरा मंद संचालन क्रीप, जिसे कणों का ढलान की ओर धीमा आंदोलन जिसे क्रीप कहते हैं। सोलिफ्लेक्शन ढलान के नीचे द्रव्यमान का धीमा गतिशील आंदोलन जो मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्रों में देखा जाता है। अपक्षरण, इसमें चट्टानों के मलबे का परिवहन भू आकृतिक कारणों जैसे बहता जल, भूजल, हिमनद, हवाएं एवं समुद्री लहरों के माध्यम से होता है। भू आकृतियाँ पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक या मानव निर्मित विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहाड़, पर्वत, मैदान या अन्य शामिल होते हैं। भू आकृतिक विभिन्न कारकों जैसे नदियाँ, हिमनद, हवा, समुद्री लहरें, भूजल आदि के कारण बनती हैं। भू आकृति के प्रकार अपरदन, पहला अपरदनात्मक भू आकृतियाँ, दूसरा निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ। पहला अपरदनात्मक भू आकृतियाँ यह अपरदन की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ यह तब बनाए जाते हैं जब अवसाद का कम प्रवाह ऊर्जा वाले क्षेत्रों में जमा होते हैं। नदियों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ, एक नदी 3 चरणों से गुजरती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। एक नदी का मार्ग ऊपरी चरण, मध्य चरण और निचला चरण में शामिल होता है। नदियों का युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। युवावस्था, नदी तेजी से बहती है, जैसे कि वी आकार की घाटी, गहरी संकरी घाटी और चौड़ी घाटी, जलप्रपात और गहरे मोड़। नदी के प्रौढ़ावस्था में नदी ढलान से समतल मैदानों में बहती है, जैसे विसर्प रास्ते। नदी का वृद्धावस्था, नदी की यात्रा का अंतिम चरण होता है, जैसे गोफर झील, डेल्टा या बाढ़ के मैदान आदि।
अपरदनात्मक भू आकृतियाँ। यह जल गतिका, जलप्रपात, अवनामिति कुंड, वी आकार की घाटी, गहरी संकीर्ण घाटियाँ, गहरे चौड़ी घाटियाँ, नदी वेदिकाएं और गहरे मोड़ होते हैं। निचलापतन भू आकृतियाँ में बाढ़ के मैदान, गोखू झीलें, जिसे यू आकार की झील जो तब बनती है जब नदी का मोड़ मुख्य नदी से कट जाता है। मोड़, जलोढ़ पंखे, तटबंध और गुम्फित जलमार्ग। कांवर ताल बिहार एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। हिमनदों द्वारा बनाई गई भू आकृतियाँ। बूढ़ी गंगा द्वारा कांवर झील का निर्माण। ये गोखुर झील होती है। गोखुर झील ये है, यू आकार की होती है। अपरदनात्मक भू आकृतियाँ। सर्क, ये ग्लेशियल घाटियों के सिरों में बनती है, जैसे धार, शिखर, लटकती घाटियाँ, हिमनद घाटियाँ। निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ जैसे मोरेन, एस्कर, ड्रमडिल अंडाकार आकार की होती हैं और हिमानी धौत मैदान आदि। फजार्ड, समुद्री जल का एक हिमनदी गति में प्रवेश। टॉर्न झीलें, जब सर्क में जल भर जाता है तब झीलें बनती हैं, उसी को टॉर्न झीलें कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, जिसे कर्च भू आकृति भी कहते हैं। ये ऐसे चट्टानों में पाए जाते हैं जो जल संवेदनशील, पतली परतों वाले तथा अत्यधिक संधि मुक्त और दरार वाले होते हैं, जैसा कि चूना पत्थर और डोलोमाइट, जो कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होते हैं। अपरदनात्मक भू आकृतियाँ जैसे सिंकोवल, डोलिन, लिपिस, उवालस, चूनायुक्त चबूतर और कंदराएँ। निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ जैसे स्टेलेक्टाइल स्तंभ, स्टेलैग्माइट आदि। स्टेलेक्टाइल छत से लटकने वाली होती हैं, स्टेलैग्माइट जमीन से ऊपर उठने वाली। जलभृत, जल स्रोत, जल के नीचे कठोर चट्टानी की परतों के बीच संग्रहित भूमिगत जल को कहते हैं। समुद्री लहरों द्वारा बनाई गई भू आकृतियाँ। अपरदनात्मक भू आकृतियाँ जैसे चट्टान गुफाएं, स्टैक और मेहराब। दूसरा, निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ जैसे समुद्र तट, बालू के टीले, बार, अवरोध, रेतीले सिले, स्थल एवं द्वीप को जोड़ने वाले रेतीली मिट्टी आदि। हवा द्वारा बनाई गई भू आकृतियाँ। पहला, अपरदनात्मक भू आकृतियाँ जैसे पेडिप्लेन, प्लेयास, मशरूम चट्टानें और पेडेस्टल चट्टानें। निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ, बालू के टीले प्रकार, बरखान और सीप। मरुद्यान, पानी के स्रोतों वाली उपजाऊ भूमि के छोटे हिस्सों को मरुद्यान कहते हैं। लोवस, जब रेत के कण बहुत महीन एवं हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत दूर तक ले जाता है, तब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में जमा होती है तो इसे लोवस कहा जाता है। बरखान, ये अर्धचंद्राकार के बालू के टीले होते हैं जिनके सिरे या पंख हवा की दिशा के विपरीत होते हैं। ये जैसलमेर, राजस्थान में पाए जाते हैं। सीफ, यह बरखान के समान होते हैं लेकिन इसमें केवल एक ही पंख होता है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्थिर रखा जाता है। वायुमंडल का विकास। आदिम वायुमंडल का नुकसान। प्रारंभिक वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, किंतु अत्यधिक सौर ज्वालाओं के कारण यह वायुमंडल नष्ट हो गया। दूसरा, ज्वालामुखी गतिविधियाँ। पृथ्वी के उष्ण आंतरिक भाग से ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से विभिन्न गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिससे एक नया वायुमंडल निर्मित हुआ, इसे नए गैस निष्कासन के दौरान। जैविक परिवर्तन। पौधों एवं जीवित जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से
वायुमंडल को अधिक परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वायुमंडल की विभिन्न परतें। पहला क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस मतलब मिश्रण का क्षेत्र। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी मौसम घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान, बादल आदि इसी परत में घटित होती हैं। वायुमंडल में तापमान परिवर्तन ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होता है, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर होता है। क्षोभ सीमा एक रेखा है जो क्षोभ मंडल को समतापमंडल से अलग करती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वायु की घनत्व घटती रहती है और यही कारण है कि सबसे घनी वायु क्षोभ मंडल में पाई जाती है। गैसों का संगठन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% होता है। तापमान का व्यवहार। ह्रास दर, लैप्स रेट वह दर है जिस पर वायुमंडल है। मानक ह्रास दर 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटी मतलब 1 डिग्री तापमान की कमी होती है। 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। तापमान में गिरावट का कारण वायुमंडल। तापमान में गिरावट का कारण वायुमंडल सीधे सौर विकिरण से गर्म नहीं होता। इसके बजाय पृथ्वी की सतह सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है और फिर उसे दीर्घ तरंग आवर्त विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म रखता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, कम पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उपलब्ध होता है, जिससे तापमान में गिरावट होती है। क्षोभ सीमा। ट्रोपोस्फियर पर तापमान विषुवत रेखा पर -80 डिग्री होता है और ध्रुवों पर -45 डिग्री होता है। इस क्षोभ सीमा का तापमान है। सूर्य ताप के प्रभाव। भूमध्य रेखा पर जहाँ सूर्य ताप कम होता है क्योंकि बादलों की उपस्थिति के कारण सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ सूर्यताप अधिकतम होता है क्योंकि बादलों का आवरण निम्नतम होता है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक। पहला वायुमंडल की पारदर्शिता, दूसरा दिन की लंबाई, तीसरा पृथ्वी का झुकाव एवं घूर्णन, चौथा अक्षांश, पांचवा ऊंचाई, 6 पृथ्वी की स्थिति, 7 प्रकाशानुपात। अल्बिडो। नोट: यह नोट एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं क्योंकि वे वायुमंडल में तापमान को फंसा लेती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O3 ओजोन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। ताप संचरण तंत्र। वायुमंडल में तापमान का संचरण 3 प्रमुख माध्यमों से होता है। पहला चालन, संवहन और अभिवहन के द्वारा। चालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ताप बिना वायु के वास्तविक गति के एक अणु से दूसरे अणु में सीधे स्थानांतरित होता है। संवहन वायु द्रव्यमानों की गति के माध्यम से ऊर्ध्वाधर रूप में तापमान का स्थानांतरण। तीसरा अभिवहन वायु की गति के कारण ताप का क्षैतिज रूप में स्थानांतरण। उदाहरण के लिए लू अभिवहन का परिणाम है। प्रकाशानुपात एल्बिडो। प्रकाशानुपात वह अनुपात है जो आने वाली रोशनी या विकिरण के उस भाग का होता है जो किसी सतह पर परावर्तित किया जाता है। सबसे उच्च प्रकाशानुपात हिमनदों पर या आच्छादित क्षेत्रों में देखा जाता है। विभिन्न सतहों और बादलों के प्रकाशानुपात एल्बिडो का मान। पृथ्वी की सतह महासागर एवं झीलें में 8% होता है और उथले टूटे बादल में 30% होता है। CICS में 35%, EST में 40%, घने बादल CS में 74%, ACAS-SC में 68%, कॉपर में 75%, ENS में 85%, CB में 90%। भूमि की सतह इसमें 14 से 18% होता है।
रेत रेगिस्तान में 27% होता है। बर्फ़ और हिम समुद्री बर्फ़ में 35%, पुरानी बर्फ़ में 59%, ताज़ा बर्फ़ में 80% पाया जाता है। ऊष्मा बजट वह संतुलन है जो पृथ्वी द्वारा सूर्य से अवशोषित ऊष्मा और उसे अंतरिक्ष में पुनः विकिरणित करने के बीच होती है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट अगर 100% है तो उसमें 30% वायु अंतरिक्ष में चला जाता है जो 70% होता है। उसमें से 23% ऊष्मा बादलों द्वारा और सब वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, बाकी ऊष्मा परावर्तित कर दी जाती है। तापमान व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन, यह ऐसा घटना है जहाँ तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटने के बजाय बढ़ता है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ: पहले, लंबी शीतकालीन रातें। लंबी रातों के दौरान पृथ्वी की सतह ऊष्मा को तेजी से विकिरण के माध्यम से खो देती है, जिससे सतह के पास की वायु ठंडी हो जाती है। दूसरा, स्थिर वायु। शांत और स्थिर वायु ठंडी सतही वायु को ऊपर की ओर गर्म वायु से मिश्रित होने से रोकती है, जिससे व्युत्क्रमण परत बनी रहती है। तीसरा, अस्पष्ट और बादलहीन आकाश। यह एक आसमान स्थलीय विकिरण के माध्यम से सतह से नमी के नुकसान को बढ़ाता है, जिससे तेजी से ठंडक और व्युत्क्रमण का निर्माण होता है। समतापमंडल 50 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल की इस परत में ओजोन परत, जो पृथ्वी की सतह से 30 से 35 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, ओजोन परत होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को से सुरक्षा प्रदान करती है। ऊपर की ओर बढ़ते समय तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। जेट विमान इसी परत में उड़ते हैं। तापमान सीमा, स्ट्रेटोस्फेर, समतापमंडल और मध्यमंडल को अलग करती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अपनाने की स्मृति में है। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC को समाप्त करने का उद्देश्य रखता था, जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं एवं ओजोन छिद्र के निर्माण में योगदान देते हैं। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है। किंगाली संशोधन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFs को समाप्त करने के लिए किया गया था। मध्यमंडल, इसकी लंबाई 85 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। उल्कापिंड इसी परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं। ऊपर की ओर बढ़ते समय तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। तापमंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच, यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ऊपर की ओर बढ़ते समय तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं और इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी को पुनः परावर्तित रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की पांचवी और अंतिम परत है। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। कर्मन रेखा, यह एक काल्पनिक सीमा है जो समुद्र सतह से 100 किलोमीटर लगभग 60 मील तक ऊपर स्थित है। यह पृथ्वी की वायुमंडल को बाह्य अंतरिक्ष से अलग करती है। समताप रेखा, यह मानचित्र या चार्ट पर पृथ्वी की सतह पर ये रेखाएं या बिंदु होते हैं जो एक निश्चित समय पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। पृथ्वी पर जल, पृथ्वी के जल का 97.2% खारे पानी के रूप में होता है। केवल 2.8% मीठा पानी होता है। 2.8 मीठे पानी में हिमनद या हिमशिखा से 2%, भूमिगत जल से 0.68%, झील में 0.4%, वायुमंडल और नदियाँ जल हैं। कुल मिलाकर मीठा पानी हिमनद और हिमशिखर से 67.7% और भूमिगत जल में 30.1% होती है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी की सतह का 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प की सांद्रता होती है। आर्द्रता के प्रकार निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता।
निरपेक्ष आर्द्रता यह वायु की किसी एकल इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प का कुल द्रव्यमान होता है जो किसी विशेष तापमान पर पाया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता यह वास्तविक आर्द्रता प्रतिशत होती है जो अधिकतम क्षमता के मुकाबले होती है। ठंडी हवा की तुलना में गर्म हवा में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म हवा अपने उच्च ऊर्जा स्तर के कारण अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। जल चक्र वह निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जल पृथ्वी के वायुमंडल एवं सतह के बीच गतिशील रहता है। वाष्पीकरण जल चक्र की एक प्रक्रिया है जिसमें तरल जल को जलवाष्प में भी बदल दिया जाता है। घर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में निर्मित कोई भी तरल या ठोस जल पृथ्वी पर वर्षा, हिमपात या ओले के रूप में गिरता है। वर्षण के प्रकार। पहला, वर्षा। तरल जल की बूंदें जो तब गिरती हैं जब वायु का तापमान हिमांक के ऊपर होता है। बर्फ, जमे हुए जल के क्रिस्टल जो तब बनते हैं जब तापमान हिमांक से नीचे होता है। तीसरा, बर्फीली हवाएं। बर्फीली वर्षा के छोटे छोटे गोलों का रूप जो तब बनते हैं जब वर्षा की बूंदें सतह तक पहुंचने से पहले जमा हो जाती है। चौथा, ओलावृष्टि। यह एक प्रकार की वर्षा है जो बर्फ के गोले या गांठों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है। संघनन के विभिन्न रूप। ओस, यह वह नमी है जो संघनन के परिणामस्वरूप बनती है। कोहरा, यह घने बादल होते हैं जो पृथ्वी की सतह के पास बनते हैं एवं और दृश्यता को कम कर देते हैं। कोहरे में जल की बूंदों का आकार धुंध की तुलना में बड़ा होता है। कोहरे और धुंध में जलवाष्प हाइड्रोग्राफिक कणों जैसे धूल एवं धुएं के कणों के चारों ओर संघनित होता है, बजाय इसके कि उसे किसी ठोस सतह की आवश्यकता हो। धुंध एक ऐसी घटना है जिसमें जल की छोटे छोटे बूंदें ठंडी हवा में निलंबित रहती हैं जो आमतौर पर संघनन के कारण होती है। धुंध में कोहरे की तुलना में अधिक नमी होती है। पाला, यह तब बनता है जब जलवाष्प सीधे ठोस बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है बिना किसी तरल रूप में बदले, जैसे बादल। स्मोग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुआं और कोहरों के संयोजन से उत्पन्न होता है। ओसांक, ड्यू पॉइंट। ओसांक वह तापमान है जिस पर हवा पूरी तरह से नमी में संतृप्त हो जाती है, जिसके कारण जलवाष्प तरल बूंदों में संघनित हो जाता है। सर्दियों में ठंडी हवा होती है जिससे ओसांक कम हो जाता है और जलवाष्प जल में संघनित हो जाता है। बादल पृथ्वी के वायुमंडल में निलंबित छोटे छोटे बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के दृश्य समूह होते हैं। सममेघ रेखा, आइसोनेफ। सममेघ रेखा वह रेखा होती है जो मानचित्र पर उन बिंदुओं को जोड़ती है जहां समान मात्रा में बादल होते हैं। बादलों के विभिन्न प्रकार। बादल, विशेषताएं और ऊंचाई। वर्षा मेघ, निम्बस। वर्षा उत्पन्न करने वाले अपारदर्शी और धूसर रंग के होते हैं। इसकी ऊंचाई निम्न स्तरीय होती है। अस्त्री मेघ, स्ट्रेटस। परतदार बादल होते हैं, इनकी ऊंचाई निम्न स्तरीय होती है। कपासी मेघ, क्यूमुलस। ऊन या फूलगोभी के आकार के होते हैं, सपाट आधार वाले। इसकी ऊंचाई 4000 से 7000 मीटर होती है, मध्यम स्तर के होते हैं। पच्छाद मेघ, सीरस। पंखुड़ी जैसे आकार के बादल जो वर्षा का कारण नहीं बनते हैं। इसकी ऊंचाई 8000 से 12000 मीटर या उच्च ऊंचाई वाले होते हैं। कापासी वार्षिक मेघल, क्यूम्यूलोनिम्बस। गंभीर मौसम उत्पन्न करने वाले बादल होते हैं, व्यापक ऊर्ध्वाधर इनका विकास होता है। वर्षा, यह वह जल है जो वायुमंडल से वर्षा के रूप में किसी विशेष समयावधि और क्षेत्र में पृथ्वी की सतह पर गिरता है।
वर्षा के प्रकार। सामान्य वर्षा यह तब होता है जब पृथ्वी की सतह पर सूर्य द्वारा गर्म होती है। पर्वतीय वर्षा यह वर्षा तब होती है जब आर्द्र वायु को पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पर्वतीय वर्षा के पवनमुखी और पूर्वमुखी पक्ष। पहला, पवनाभिमुख ढाल विंडवर्ड साइड। यह पर्वत का वह हिस्सा होता है जो हवा की दिशा में होता है, जहाँ हवा ऊपर चढ़ती है और ठंडी होती है, जिससे भारी वर्षा होती है। उदाहरण के लिए पश्चिम घाट। प्रतिपवन ढाल लीववर्ड साइड। यह पर्वत का वह हिस्सा है जो हवा की दिशा से दूर होता है, जहाँ कम वर्षा होती है, क्योंकि हवा पहले पवनमुखी अक्ष पर आर्द्रता खो देती है और फिर सूखा होकर उतरती है। इसे वर्षा छाया क्षेत्र या रेन शैडो भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का प्रतिपवन ढाल। चक्रवाती वर्षा यह वर्षा का एक प्रकार है जो तब होती है जब गर्म आर्द्र वायु और ठंडी शुष्क वायुमंडल में मिलती है। हवा, महासागर की धारा और चक्रवात। हवा और दबाव में अंतर। हवा पृथ्वी के वायुमंडल में वायुदाब में अंतर के कारण बहती है। हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर चलती है। सूर्य पृथ्वी को आसमान रूप से गर्म करता है, जिससे कुछ भाग दूसरों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। भूमध्य रेखा पर सामान्यतः कम वायुदाब होता है, क्योंकि यहाँ गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है, जबकि ध्रुवों पर उच्च वायुदाब होता है, क्योंकि यहाँ ठंडी और घनी हवा नीचे गिरती है। हवा के प्रकार। पहला, अस्थायी पवन। दूसरा, अस्थानी पवन। अस्थायी पवन यह 3 प्रकार की होती है: व्यापारिक पवन, पूर्वी पवन और पश्चिमी पवन। अस्थानी पवन वे पवनें होती हैं जो छोटी दूरी पर बहती हैं और आमतौर पर स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं और विशिष्ट क्षेत्रों में तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। एक पवन का नाम उसके उत्पत्ति की दिशा के आधार पर रखा जाता है। व्यापारिक पवनें 2 प्रकार की होती हैं: उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी पवनें। ये स्थिर पवनें होती हैं जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। स्थान ये लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण में और भूमध्य रेखा के बीच पाई जाती हैं। यह उत्तर गोलार्ध में उत्तर पूर्व से और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर दक्षिण पश्चिम से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। इसका कारण है ये पृथ्वी की सतह के आसमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं और कोरियालिस बल, पृथ्वी का घूर्णन और कोरियालिस बल का प्रभाव के कारण घूमती हैं। पश्चिमी पवनें वे पवनें हैं जो मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिमी पवनें ये 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में बहती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से बहती हैं। जब बैरोमीटर का तापमान अचानक से घट जाता है तो यह संकेत करता है कि मौसम बहुत तूफानी होने वाला है। इसका कारण क्या होता है? कोरियालिस बल इन पवनों को पूर्व की ओर मोड़ने का काम करता है, जिससे यह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से ओर बहती हैं। गजरती चालीसा यह प्रचंड पचासा और चीखती सीढ़ी। यह दक्षिणी गोलार्ध में तेज पश्चिमी पवनों को दिए गए नाम है जो 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण और 60 डिग्री अक्षांशों पर बहती हैं। उनकी तेज गति के कारण दक्षिणी गोलार्ध में भूमि क्षेत्र का कम हो जाता है। जो 40 डिग्री अक्षांश पे बहती हैं उन्हें गजरती चालीसा के नाम से कहते हैं। जो 50 डिग्री अक्षांश पे बहती है उसे प्रचंड पचासा के नाम से, जो 60 डिग्री अक्षांश पे बहती हैं उसे चीखता साठा के नाम से जानते हैं। कोरियालिस बल एक अस्पष्ट बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कोरियालिस बल ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। कोरियालिस बल सीधे पवन की गति पर निर्भर करता है। जितनी तेजी से हवा चलती है उतना ही अधिक
कोरियालिस प्रभाव होता है और हवा की उतनी ही अधिक तेजी से घूमती है। भूविक्षेपी पवनें जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। भूविक्षेपी पवन वह पवन होती है जब दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल से संतुलित हो जाता है। यह पवन समदाब रेखाएं मौसम मानचित्र पर वे रेखाएं होती हैं जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं। यह पवन जब समदाब रेखाओं के समानांतर और दबाव अंतर्बल के लंबवत बिना दिशा बदले बहती है। यह आमतौर पर वायुमंडल के उच्च भागों में होती हैं जहां घर्षण कम होता है। पवन की दिशा मापने के लिए विंड वैन का उपयोग करते हैं, जबकि पवन की गति मापने के लिए एनेमोमीटर और पवन की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ITCZ डोलड्रम और अश्वक्षांश। ITCZ इसका पूरा नाम अंतर उष्णकटिबंधीय संलयन क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ITCZ वह क्षेत्र होता है जहाँ उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्वी पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी पवनें मिलती हैं। यह आमतौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। जुलाई के महीने में यह 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर के बीच स्थित होता है। ITCZ की गति। ITCZ मौसमी रूप से चलती है, सूर्य की स्थिति का अनुसरण करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह ग्रीष्मकाल में उत्तर की ओर और शीतकाल में यह दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। ITCZ भूमि के मुकाबले समुद्र के ऊपर अधिक उत्तर और दक्षिण में गति करती है, क्योंकि समुद्र भूमि की तुलना में धीमी गति से गर्म होता है। डोलड्रम या शांत पेटी। डोलड्रम वह निम्न दाब क्षेत्र है जहाँ भूमध्य रेखा के आसपास होता है, जहाँ पर डोलड्रम या शांत पेटी। डोलड्रम वह निम्न दबाव क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास होता है, जहाँ पर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच पाया जाता है। डोलड्रम पेटी। डोलड्रम ITCZ क्षेत्र के साथ आच्छादन ओवरलैप करता है। अश्वक्षांश वे क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर पाए जाते हैं। यह उपोष्णकटिबंध उच्च दाब वाला क्षेत्र है। यह व्यापारिक पवनों और पश्चिमी पवनों के विचलन पर स्थित उच्च दबाव का क्षेत्र है। यह क्षेत्र साफ आसमान, शांत हवाओं और बहुत कम वर्षा की विशेषता रखते हैं। स्थानीय पवनें वे पवनें होती हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं और जो स्थानीय तापमान विभिन्नताओं, स्थलाकृति और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। स्थलीय पवनों के प्रकार। चिनूक हवा। यह गर्म शुष्क पवन है और इसे हिमनाशक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बर्फ के आवरण को पिघला देती है। यह कनाडा रॉकी पर्वत का पूर्वी भाग में बहती है। सिरोको स्थानीय पवन। यह गर्म और शुष्क पवन है। यह रक्त वर्षा का कारण बनता है। यह सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर में बहती है। खमसिन। यह गर्म, शुष्क और धूलभरी पवन है। यह मिस्र में बहती है। हरमट्टम। यह शुष्क, धूलभरी और गर्म पवन है जिसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। यह सहारा रेगिस्तान में बहती है। ब्रिकफील्डर। यह गर्म, शुष्क और धूलभरी पवन है जो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ब्लिज़ार्ड। यह बहुत ठंडी पवन होती है और बर्फ को लेकर आती है। यह कनाडा, साइबेरिया में बहती है। मिस्ट्रल। यह तेज, ठंडी और शुष्क पवन होती है। यह फ्रांस में बहती है। बोरा। यह तेज और ठंडी पवन होती है। यह एड्रियाटिक सागर में बहती है। फूहन। यह ठंडी और शुष्क पवन होती है। यह दक्षिणी आल्प्स पर्वत में बहती है। पम्पेरो। यह ठंडी पवन होती है। यह पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में बहती है। स्थलीय पवन और समुद्री पवन। स्थलीय पवन और समुद्री पवन स्थानीय पवनों के प्रकार हैं जो भूमि और जल के बीच तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। स्थलीय पवन यह रात्रि के समय उत्पन्न होता है जब भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे भूमि पर उच्च दबाव
और समुद्र पर निम्न दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वायु भूमि से समुद्र की ओर चलती है। यह अधिकतर शरद और शीतकाल में चलती है। समुद्र पवन, यह दिन के समय उत्पन्न होता है जब भूमि समुद्र की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होती है, जिससे भूमि पर निम्न दबाव और समुद्र पर उच्च दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वायु समुद्र से भूमि की ओर चलती है। यह अधिकतर बसंत और ग्रीष्म काल में चलती है। चक्रवात, चक्रवात निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण है। यह बड़े एवं शक्तिशाली पवन होते हैं जो उष्ण महासागरीय जल पर उत्पन्न होते हैं, जिसमें तीव्र पवन और मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात का निर्माण, चक्रवात तब उत्पन्न होता है जब उष्ण आर्द्र वायु महासागर पर ऊपर उठती है। जैसे ही वह वायु ऊपर उठती है तो निम्न दबाव उत्पन्न करती है और ठंडी वायु इसे प्रतिस्थापित करने के लिए तेजी से प्रवेश करती है। पृथ्वी का घूर्णन वायु को घुमा देता है और तूफान अधिक प्रबल हो जाता है। जब तूफान अधिक बड़ा होता है तो यह चक्रवात में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें प्रबल पवन और मूसलाधार वर्षा होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में घूमता है। चक्रवात के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? विशाल समुद्र सतह का तापमान, वायुमंडलीय अस्थिरता, कोरियालिस बल और पूर्व में मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र। चक्रवात के दौरान कपासी वार्षिक मेघ क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं, जिसमें विस्तृत ऊर्ध्वाधर विकास होता है। दुनिया भर में चक्रवात के विभिन्न नाम, हरिकेन अटलांटिक महासागर में आता है, टाइफून दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में, विली विलीज में ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, और चक्रवात भारत में कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण चक्रवात, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात में अंतर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह समुद्र के ऊपर उत्पन्न होते हैं। यह समुद्र पर उपरोक्त कुछ अनुकूल परिस्थितियों के कारण बनते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है। यह कम क्षेत्र को घेरते हैं लेकिन भारी विनाशक होते हैं। यह दुर्लभ रूप से उत्पन्न होते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात यह समुद्र और भूमि दोनों पर उत्पन्न होते हैं। यह फ्रंटोजेनिसिस, जहाँ गर्म और ठंडी वायु द्रव्यमान एक दूसरे से मिलते हैं, यह फ्रंटोजेनिस के कारण बनते हैं। यह बड़े क्षेत्र को घेरते हैं लेकिन कम विनाश करते हैं। यह समानतः उत्पन्न होते रहते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। प्रतिचक्रवात एंटीसाइक्लोन। प्रतिचक्रवात उच्च दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर बनता है, जहां वायु नीचे की ओर जाती है, जिसके कारण आकाश साफ और मौसम शांत होता है। यह सामान्यतः शुष्क और धूप वाले मौसमों को लाता है। प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। महासागरीय धाराएं महासागर में जल की बड़ी गति होती है, जो एक विशिष्ट दिशा में बहती है। महासागर जल दो दिशाओं में गतिमान होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज गति को धाराएं कहा जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर परिवर्तन को ऊर्ध्वगमन या अधः प्रवाह कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की गति के कारण पहला पवन है, दूसरा घनत्व का अंतर, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कोरियालिस बल, पांचवा तटरेखा। ठंडा पानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गति करता है, जबकि गर्म पानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करता है। ठंडी महासागरीय जलधाराएं। याद रखने का तरीका: बीपी गोल ऑस्ट्रेलिया कप कैलिफोर्निया, बी से बेंगुला की जलधारा, पी से पेरू हम्बोल्ट की धारा, जी से ग्रीनलैंड की धारा, ओ से ओयासियो की धारा, एल से लैब्राडोर की धारा, एफ से फॉकलैंड की धारा, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, कप से कनारी कप और कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया की धारा।
ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। गर्म सागरीय जलधाराएं बिम्ब, अगलुहास, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, नॉर्वेजियन और जाम्जिया हैं। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। पहला, ठंडी महासागरीय जलधाराएं। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय महासागरों, महाद्वीपों के पश्चिमी तट क्षेत्रों में तटीय रेगिस्तानों के निर्माण में योगदान देती हैं। इसका कारण यह है कि ठंडा पानी इसके ऊपर की वायु को ठंडा कर देता है, जिससे वह नमी धारण करने में सक्षम नहीं रहते। गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं, ये दोनों मिलकर प्लवकों मतलब प्लैंकटन के संचय के कारण सर्वश्रेष्ठ मछली पकड़ने वाले क्षेत्र बनाती हैं। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं से मिलने से कोहरा बनता है, पानी के जहाज़ों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है।